एक अकेली लड़की स्टेशन पर आधी रात तक अकेली बैठी रही, तभी एक लड़का उसे अपने घर में ले गया। उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जो आपको सोचने को मजबूर कर देगा। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रेलवे स्टेशन के बाहर एक बेंच पर बैठी कविता किसी का इंतजार कर रही थी। हर बार जब स्टेशन के बाहर कोई यात्री निकलता तो वो बड़ी उम्मीद से उसकी ओर देखती, लेकिन फिर तुरंत ही निराश हो जाती और सिर झुका लेती। दिन बीत चुका था, शाम का धुंधल का गहराने लगा था। ये सब राजू काफी देर से देख रहा था। राजू स्टेशन पर सफाई कर्मचारी था। जब बाकी लोग जल्दी जल्दी स्टेशन से निकल रहे थे, तब भी वो औरत वहीं बेंच पर जमी बैठी थी। ठंडी हवा अब तेज होने लगी थी। राजू ने अपना पुराना स्वेटर पहन लिया और जाने ही वाला था, लेकिन जाने क्यों उसके कदम थम गए। राजू उसके पास गया और धीमे स्वर में पूछा, बहन जी, क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? वो औरत चौंकी, लेकिन फिर थके हुए स्वर में बोली, हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। हम मुंबई जाने वाले हैं। वो टिकट लेने गए थे, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। राजू थोड़ा हैरान हुआ। कब से? उसने पूछा। दोपहर 12 बजे आए थे हम। उन्होंने मुझसे कहा था, माइनस तुम यहीं बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूं। तब से मैं यहीं हूं। अब तो शाम के 6 बज गए हैं, कविता ने जवाब दिया। राजू ने कहा, मुंबई जाने वाली ट्रेन तो काफी पहले जा चुकी है। क्या पता वो अकेले ही निकल गए हों। ये सुनकर कविता का चेहरा एकदम उतर गया। उसकी आंखों में एक गहरी निराशा उभर आई। राजू को भी थोड़ा अफसोस हुआ। आप यहीं मत बैठिए, रात हो जाएगी और स्टेशन के पास कोई नहीं रहता। आप अपने घर चली जाइए। अगर उन्हें वापस आना होगा तो सीधे घर ही आएंगे, राजू ने सलाह दी। कविता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सामने देखने लगी। राजू घर गया और खाना खाते समय उसने अपनी मां सुमित्रा देवी को पूरा किस्सा बताया। मां को भी ये बात बहुत अजीब लगी। अगले दिन सुबह राजू फिर स्टेशन पहुंचा और जब उसकी नजर उस बेंच की ओर गई, वो हैरान रह गया। वो औरत अब भी वहीं बैठी थी। वो तुरंत उसके पास गया और बोला, आप घर नहीं गईं क्या? पूरी रात यहीं रहीं? कविता ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। राजू ने थोड़े सख्त मगर नरम लहजे में कहा, अब तो आप समझ गई होंगी, वो नहीं आने वाले। घर जाइए, यहां रहकर कुछ नहीं मिलेगा। कविता चुप थी। उसके चेहरे पर थकावट और चिंता साफ झलक रही थी। राजू ने फिर पूछा, कुछ खाया आपने? कविता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नजरों से साफ था वो भूखी थी। राजू पास की दुकान से समोसे, बिस्कुट और पानी लाया। उसने कविता के सामने रखा। कविता संकोच कर रही थी, लेकिन राजू के कहने पर धीरे धीरे खाने लगी। जब वो खाना खा रही थी, राजू एकटक उसे देख रहा था। उस शांत टूटी हुई औरत में एक गहराई थी, एक तकलीफ थी जो शब्दों से परे थी। तभी कविता की आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे धीरे रोने लगी। राजू हड़बड़ाया, क्या हुआ? रोइए मत, मैं मदद करूंगा। बताइए, कहां जाना है? कविता ने कांपती आवाज में कहा, अब कहां जाऊं? मेरा घर भी नहीं रहा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजू चौंका, क्या मतलब? कविता की आवाज टूटी बिखरी थी। मेरे पति मनहर मुंबई में काम करते हैं। कुछ दिन पहले वो गांव आए। बोले अब तुम्हें साथ ले चलूंगा। कहा कि गांव का घर बेच दो। मैंने बेच दिया। पैसे उन्होंने अपने खाते में डलवा लिए और अब मुझे स्टेशन पर छोड़कर कहीं चले गए। राजू का दिल भर आया। आसपास कुछ लोग खड़े हो गए, लेकिन कुछ सुनकर चले भी गए। राजू बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूं। वो वहीं बैठी रही शाम तक। राजू जब शाम को जाने लगा तो उसने फिर बेंच की ओर देखा। कविता वहीं थी। वो पास गया और पूछा, आपका नाम क्या है? कविता, उसने जवाब दिया। राजू ने कहा, मैं राजू हूं। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो आप मेरे घर चलिए। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी मां रहते हैं। आप कुछ दिनों हमारे साथ रहिए, जब तक कुछ हल न निकले। कविता कुछ सोचने लगी, लेकिन फिर धीरे से सिर हिलाया। रात हो रही थी, हवा में ठंडक थी। राजू ने पास की दुकान से एक गर्म शॉल खरीदी और कविता को दी। उसने शॉल लपेट ली। शायद उसे कुछ सुकून मिला। घर स्टेशन से थोड़ी दूर एक शांत गली में था। छोटा सा मकान था, एक हॉल और 2 छोटे कमरे। घर सादा था, लेकिन साफ सुथरा और सुकून देने वाला। राजू ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पल में सुमित्रा देवी, राजू की मां, दरवाजा खोलकर सामने आ गई। रोज की तरह राजू को अकेला देखती थीं, लेकिन आज उसके साथ एक अनजान औरत थी। उनके चेहरे पर सवाल साफ झलक रहा था, ये कौन है? राजू ने शांत स्वर में कहा, मां, ये वही महिला है जिसके बारे में कल बताया था। इनका नाम कविता है। फिर वहीं खड़े खड़े राजू ने पूरी कहानी दोहरा दी, कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया, घर बिकवाया, पैसे अपने खाते में जमा कराए और स्टेशन पर अकेला छोड़कर कहीं गायब हो गया। सुनकर सुमित्रा देवी के चेहरे पर अफसोस उभर आया। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है बेटा, उसे अंदर ले आ, चिंता मत कर, अब ये लड़की हमारे साथ ही रहेगी।
फिर सुमित्रा देवी ने कविता से कहा, बेटी आ जाओ अंदर, ये घर अब तुम्हारा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। कविता ने हल्के हाथ से राजू का कंधा थामा और अंदर कदम रखा। घर के अंदर आकर वो एक कुर्सी पर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन साथ में एक छोटा सा सुकून भी। सुमित्रा देवी रसोई में गईं और थोड़ी देर में चाय और कुछ नाश्ता लेकर आईं। कविता को बहुत भूख लगी थी। उसने बिना संकोच खाना खा लिया। रात को सोने का समय हो गया था। सुमित्रा देवी ने कविता के लिए एक कमरे में बिस्तर लगा दिया, चादर, तकिया, कंबल सब व्यवस्थित कर दिए। कविता ने बहुत दिनों बाद पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया। उस रात उसे नींद आ गई, गहरी और शांत। अगली सुबह राजू काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुमित्रा देवी रसोई में थीं और कविता ने घर की झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। राजू जब बाहर निकलने लगा तो कविता से कहा, अगर आप हमारे साथ रहना चाहें तो बेझिझक रहिए। जब तक आपके पति ना आए आप हमारे घर की जिम्मेदारी समझिए। सुमित्रा देवी भी बाहर आईं और बोली, बेटी तू चिंता मत कर, ये घर तेरा ही है, इसे अपनी माँ का घर समझ। कविता की आंखें भर आईं। एक अनजान माँ बेटे ने उसे अपनाया था, उसे छत दी थी। उसने अपनी आंखें पोंछी और सिर हिलाकर कहा, माँ अब आप ही मेरा परिवार हैं। दिन बीतते गए। कविता ने धीरे धीरे घर के सारे काम संभाल लिए। उसे खाना बनाना, सफाई करना, बाजार जाना सब अच्छे से आता था। उसके हाथों में स्वाद था। राजू और सुमित्रा देवी उसके हाथों के खाने की तारीफ करते नहीं थकते। कविता हर दिन व्यस्त रहती, लेकिन जब वो अकेली होती तो उसके मन के कोने में अब भी मनहर की यादें उसे कचोटती थीं। उसने कैसे उसकी मासूमियत का फायदा उठाया, कैसे धोखा दिया, ये सब सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती। उसके अपने माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। उसका एक भाई और भाभी थे, लेकिन वे उससे कभी ठीक व्यवहार नहीं करते थे, इसलिए वहां लौटना भी विकल्प नहीं था। अब उसके लिए राजू और उसकी मां ही उसका संसार बन गए थे। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। सुबह सुबह कविता ने सुमित्रा देवी से पूछा, मां रक्षाबंधन आ रहा है, आपकी कोई बेटी है क्या? मां मुस्कुराई, नहीं बेटी, बस राजू ही है मेरा सब कुछ। अब तो उसकी शादी की चिंता है, कोई ठीक लड़की ही नहीं मिलती। कविता कुछ देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मां अगर आप बुरा न माने तो कल मैं राजू भैया को राखी बांध दूं। ये सुनकर मां थोड़ी देर चुप हो गईं। उनके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता छा गई। फिर उन्होंने कविता के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी मैं तो कुछ और ही सोच रही थी और तू राखी की बात कर रही है। कविता थोड़ी हैरान हो गई। क्या सोच रही थी मां? सुमित्रा देवी बोली, कविता एक बात पूछूं, क्या तू अब भी अपने पति के पास लौटने का सोचती है? कविता की आंखें गीली हो गईं। नहीं मां, वो इंसान अब मेरा कुछ नहीं है। जिसने मुझे ठुकरा दिया मैं अब उसे नहीं अपनाना चाहती। मां ने उसके हाथ को थामा, तो बता तुझे राजू कैसा लगता है, अगर वो तेरा जीवन साथी बने? कविता चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शर्म की लहर आ गई। मां मुस्कुराई, मैंने कुछ गलत नहीं पूछा, तुझसे पूछ रही हूं क्योंकि तुझे अपना ही मानती हूं। कविता बोली, मां जो भी आप तय करेंगी मुझे मंजूर होगा। मां की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, अब तो मैं जल्दी से राजू और कविता की शादी करवाऊंगी। अगले दिन शाम को राजू अपने काम से घर लौटा। घर की सफाई देख वो हैरान रह गया। हर कोना चमचमा रहा था, पर्दे बदले हुए थे, रसोई में सुव्यवस्था अलमारी तक करीने से जमाई गई थी। वो मुस्कुराया और बोला, कविता आज तो घर में जैसे कोई त्योहार लग रहा है, क्या बात है? कविता रसोई से निकलते हुए मुस्कुराई। आज घर पर अकेली थी, मां नहीं थी तो मन नहीं लग रहा था, सोचा सफाई कर लूं। राजू ने सिर हिलाया, कमाल कर दिया है तुमने, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। रात को दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद काफी देर तक बातें होती रहीं। पहले पहले की हल्की मुस्कानें अब धीरे धीरे आत्मीयता में बदल रही थीं। वक्त के साथ राजू कविता के और करीब आ गया था। वो पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगा था और कविता अब उससे खुलकर हंसने लगी थी। अगली सुबह कुछ अलग ही हुआ। राजू को रोज की तरह 6 बजे उठ जाना था, लेकिन उस दिन उसकी नींद 8 बजे खुली। उठते ही उसने चारों तरफ देखा। घर में अजीब सी खामोशी थी। तभी बाथरूम से पानी की आवाज आई। राजू समझ गया कि कविता नहा रही है, लेकिन कविता को नहीं पता था कि राजू जाग गया है। वो नहाकर बाहर आई, बस एक तौलिया लपेटे हुए, बाल गीले, कंधों से पानी की बूंदें नीचे गिर रही थीं। वो जैसे ही बाहर निकली, सामने राजू को खड़ा देखकर चौंक गई। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को बस देखते रह गए। राजू की नजरों में कोई बुरा भाव नहीं था, बस एक शांत सा विस्मय और सौंदर्य का सम्मान था। कविता तुरंत शर्मा गई और दौड़कर वापस बाथरूम की ओर भाग गई। थोड़ी देर बाद वो साड़ी पहनकर बाहर आई। उसके चेहरे पर लज्जा थी, लेकिन आंखों में कोई डर नहीं, बस संकोच, एक स्त्री की स्वाभाविक झिझक। राजू धीरे से मुस्कुराया, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर आओगी।
कविता ने भी हल्की सी मुस्कान दी, कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई की ओर चली गई। राजू ने खुद को संयत किया और तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आया। कविता ने चुपचाप नाश्ता परोसा, लेकिन उस सुबह दोनों के बीच जो चुप्पी थी वो बोझिल नहीं थी बल्कि मीठी थी। नजरें बार बार मिल रही थी और फिर झुक जा रही थी। कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। शाम को काम पर निकलते वक्त राजू ने पहली बार साहस करके कविता का हाथ थामा और उसके गाल पर एक हल्का सा चूम लिया। कविता का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। वो सिर झुकाकर मुस्कुराई। राजू मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। कविता वहीं खड़ी रही, उस पल को दिल में समेटे हुए। दोपहर 4 बजे कविता सब्जी लेने बाजार गई। वो रोज जाती थी, लेकिन उस दिन उसका मन कुछ बेचैन था। बाजार से लौटते हुए उसकी नजर एक लॉटरी की दुकान पर पड़ी। हर बार वो वहां से गुजर जाती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने सोचा, क्यों ना एक टिकट ले लूं, क्या पता किस्मत मुस्कुरा जाए। उसने बिना किसी को बताए एक लॉटरी टिकट खरीदा और चुपचाप घर लौट आई। रात को राजू बहुत थका हुआ आया। कविता ने पहले से खाना तैयार रखा था। वो चुपचाप खाना खाकर सो गया, लेकिन कविता की नींद नहीं आई। लॉटरी के अगले दिन आने वाले परिणाम को लेकर उसका मन बेचैन था। अगले दिन सुबह 10 बजे टीवी पर परिणाम की घोषणा होनी थी। कविता ने टीवी ऑन कर रखा था। पहले, तीसरे और दूसरे विजेताओं के नंबर घोषित हुए, उसका नंबर नहीं था। उसका मन थोड़ी देर को टूट गया, लेकिन फिर जब पहले विजेता का टिकट नंबर घोषित हुआ तो कविता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वही नंबर था। उसने पहला पुरस्कार जीत लिया था, पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम। कविता खुशी से उछलने लगी। उसका चेहरा चमक रहा था। वो तुरंत राजू को फोन करने लगी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। किसी तरह कॉल लगाया। राजू, मैंने लॉटरी जीत ली है। राजू को यकीन नहीं हुआ। क्या, सच में? कविता ने टिकट की फोटो उसे भेजी। जब राजू ने स्क्रीन पर वही नंबर देखा तो वो भी चौंक गया। अरे वाह, मैं अभी घर आता हूं, हम फौरन टिकट जमा कराते हैं। दोपहर को राजू घर आया। दोनों खुशी खुशी लॉटरी की दुकान पहुंचे। टिकट जमा किया, सारी प्रक्रिया पूरी की गई। अगले ही दिन कविता के बैंक खाते में 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। अगले दिन सुबह सुमित्रा देवी घर लौटी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, कविता दौड़कर उनके गले लग गई। सुमित्रा देवी थोड़ा चौंकी, लेकिन कविता की आंखों में उत्साह और खुशी देख मुस्कुरा पड़ी। क्या बात है बेटी, आज बड़ी खुश लग रही है तू। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको एक बड़ी खबर देनी है। बोल ना, क्या हुआ? माँ ने उत्सुकता से पूछा। कविता ने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैंने लॉटरी जीती है, पूरे 1 करोड़ रुपए। सुनते ही सुमित्रा देवी को लगा जैसे कोई सपना देख रही हैं। 1 करोड़? सच में? कविता ने सिर हिलाया। सच में माँ, पैसे भी मेरे खाते में आ गए हैं। सुमित्रा देवी ने कविता को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी और गर्व के थे। बेटी, भगवान ने तेरी मेहनत और तेरे आंसुओं की कीमत दी है। अब कोई तुझे कमजोर नहीं कहेगा। अब तेरा जीवन बदलेगा। घर में खुशी का माहौल था। राजू भी इस बदलाव से बेहद खुश था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। कविता ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। दरवाजे पर खड़ा था मनहर, वही जिसने उसे धोखा दिया था, वही जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था। कविता घबरा गई। तू यहां क्यों आया है? मनहर मुस्कुराया। कविता, तू मेरी पत्नी है, मैं तुझे लेने आया हूं। कविता के भीतर एक लावा सा फूट पड़ा, लेकिन उसकी आवाज बेहद सधी हुई थी। तू मुझे पत्नी कहता है? उस दिन स्टेशन पर छोड़कर क्यों भागा था? जब सब कुछ लूट लिया तब तो याद नहीं आई मैं? मनहर का चेहरा जरा भी शर्मिंदा नहीं था। वो अब भी उसी अहंकार में बोला, गलती हो गई थी, अब सब ठीक करना चाहता हूं। कविता ने पीछे हटते हुए कहा, अब कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अब तेरी नहीं, अपने आत्मसम्मान की हूं। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन तभी मनहर ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों में अब हवस और लालच खुलकर झलक रही थी। तेरे पास पैसे आ गए हैं ना, इसलिए मुझे छोड़ना चाहती है? देख कविता, मैं तुझसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर तू नहीं मानी तो? उसने जेब से चाकू निकाल लिया। अगर तू मेरे साथ नहीं गई तो मैं खुद को मार डालूंगा। कविता डर गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दृढ़ता थी। तू जैसा स्वार्थी इंसान खुद को नहीं, दूसरों को मारता है। मुझे डराने की कोशिश मत कर। उसी वक्त राजू भी वहां आ गया। उसने कविता की हालत देख पूछा, ये कौन है? कविता ने शांत स्वर में कहा, ये मेरे पति थे, सॉरी अब नहीं है। इन्हें जब पता चला कि मैंने लॉटरी जीती है तो पैसे के लालच में वापस आ गए हैं। मनहर ने उसी वक्त चाकू राजू की गर्दन पर रख दिया। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो इसका गला काट दूंगा। कविता बुरी तरह कांप गई। वो बोली, ठीक है, दिनेश को कुछ मत करना, मैं पैसे देती हूं,
वो अलमारी की ओर भागी और एक बैग में पैसे भरने लगी। लेकिन तभी पीछे के कमरे से सुमित्रा देवी ने फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। वो चुपचाप पर्दे के पीछे से सब देख रही थीं। कविता ने बैग भरकर मनहर को दे दिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी नम थीं, डर से नहीं बल्कि क्रोध और अपमान से। मनहर ने बैग लिया और बोला, अब अपना मंगलसूत्र भी निकाल और ये झुमके भी। कविता ने सब चुपचाप उतारकर उसे दे दिया। मनहर पैसे लेकर जैसे ही पलटा, दरवाजे पर पुलिस आ गई। हाथ ऊपर करो, एक कांस्टेबल ने बंदूक तानी। पुलिस ने तुरंत मनहर को पकड़ा, चाकू छीन लिया और उसे हथकड़ियों में जकड़ लिया। कविता ने सारा किस्सा पुलिस को बताया। पुलिस उसे ले गई। इस बार वो सच्चाई और इंसाफ की गिरफ्त में था। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन घर का माहौल कुछ देर तक बहुत डरावना रहा। सुमित्रा देवी ने राजू से कहा, अब यहां रहना सुरक्षित नहीं है। हमने जो कुछ देखा, अब नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। राजू और कविता के पास अब साधन थे, सुरक्षा थी और सबसे जरूरी एक दूसरे का साथ। दोनों ने मिलकर एक नया घर खरीदा, थोड़ी दूर शहर के एक सुरक्षित और साफ मोहल्ले में। कुछ दिन बाद सुमित्रा देवी ने पूरे विधि विधान से राजू और कविता का विवाह करवाया। सिंदूर, मंगलसूत्र, मंत्र और गवाहों के बीच कविता की जिंदगी ने एक नया पवित्र रूप लिया। अब कविता और राजू अपने नए घर में सच्चे प्रेम, सम्मान और सुरक्षा के साथ रह रहे थे। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां भरोसा टूट जाता है, लेकिन वहीं कोई अनजाना हाथ थाम लेता है और सब कुछ बदल जाता है। कविता की कहानी यही बताती है कि एक इंसान की इंसानियत किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। राजू ने सिर्फ उसे छत नहीं दी, बल्कि उसकी टूटी रूह को फिर से जीने की वजह दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी और को भी इस कहानी की उम्मीद की जरूरत हो। इस तरह की और दिल को छू जाने वाली कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके बताएं, क्या आप भी कभी ऐसे किसी मोड़ से गुजरे हैं जहां किसी अजनबी की मदद ने आपकी जिंदगी बदल दी हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।